जो पिछली क्लास में जिस भी क्लास के सेशन में ये गलतियां रह गई थी ठीक कर लेना। हाँ, तो ये वर्ल्ड पॉलिटी का पार्ट 2 है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। और इसके अंदर जो पार्ट 1 में छोटी मोटी कोई मिस्टेक भी रही थी ना, तीनों क्वेश्चन को ठीक कर दिया गया है, ठीक है। उसको इसके अंदर अपने लास्ट के अंदर मैं आपको तीनों क्वेश्चन लेके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंता नहीं करें, कोई छोटी मोटी कोई फैक्ट में गलती रह जाती है जल्दबाजी में, तो वो आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर सोल्यूशन ठीक कर दिया जाएगा, आप कमेंट कर देना भले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल चैप्टर रिवीजन अपना वर्ल्ड पॉलिटी का समकालीन विश्व राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट 2 है ये। पहले अपन 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का जो है उदय हुआ? तो आप सबको पता है 15 कंट्री नई बन गई थी, 15 देश नए बने। जब सोवियत संघ का मतलब है सोवियत यूनियन जो उसका टूटा, तो 15 नए देश बने। 15 के 15 अपने नाम याद कर रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको नाम भी बताने वाला हूं। साम्यवादी खेमा और दूसरी दुनिया में एक पार्टी का शासन था कि नहीं था? बताओ पार्टी कौन सी थी? तो वह पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी। साम्यवादी खेमा और दूसरी दुनिया, या फिर बोल दो दूसरी दुनिया, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, साम्यवादी खेमा या फिर दूसरी दुनिया, ठीक है ना। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी राज करती थी। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा? जब विघटन हुआ तो क्या बेसिकली प्रभाव पड़ा कि जैसे ही साम्यवादी गुट का विघटन हुआ, वो टूटा, तो पूरा संसार फिर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का हो गया, वो बन गया अमेरिका, ठीक है ना। मतलब जो यूनिपोलर जो है ना वर्ल्ड बन गया, सिर्फ एक देश पूरे राज करता है, अब एक पावर बन गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ये सीधे सीधे एक एक लाइन से निकाला गया क्वेश्चन है। तो 1979 में। ऐसे कोई छोटे मोटे फैक्ट में मिस्टेक रह जाती है कभी कभी, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? सब जानते हो यूएसए, ठीक है ना, अमेरिका जो है। छठा, गोरबाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? अपने बात की थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में बने, ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? जब नहीं पूछे तो कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल। रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं बना था, ध्यान। रशिया एमर्ज ये नहीं था, बाकी कारण थे, तो ध्यान रखें। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में बदलाव आया, पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी जीत हुई, लेकिन हाँ रशिया जो है महाशक्ति नहीं बना। गोरबाचेव को सुधार क्यों करने पड़े? पता है ना, गोरबाचेव के अर्थ जो इकोनॉमिकल जो इसके रिफॉर्म्स है वो बहुत फेमस है। तो ए और बी दोनों बातें अपन ने पहले भी पढ़ी थी। ये 2 नंबर में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि पश्चिमी देशों में सूचना के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, इसलिए सोवियत संघ को इनके बराबर लानी है। तो उसने प्रयास किया था कि भाई अब सोवियत संघ पीछे रह रहा है, इसको बराबर लाऊं। और पश्चिमी देशों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी क्रांति होती है, इसलिए सोवियत संघ को बराबर लाने के लिए उसने जो है बिल्कुल एफर्ट्स लगाए। वेरी इंपॉर्टेंट है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? नहीं पूछा शॉक थेरेपी का, ठीक है ना। तो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। बाकी सब ठीक है, लेकिन शॉक थेरेपी का परिणाम ये नहीं था, ठीक है ना। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि शॉक मुद्रा से तो नुकसान ही हुआ था, फायदा नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सोवियत प्रणाली की राज्य की क्या प्राथमिकताएं थी? क्या मतलब मेन अपन बोलते क्या प्रायोरिटी थी सोवियत प्रणाली की? तो देश के समस्त संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व वाले साम्यवादी शासन की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रिजिम विद पब्लिक ओनरशिप और ऑल कंट्री रिसोर्सेज, यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी वो सोवियत प्रणाली की राज्य की एक प्राथमिकता थी कि देश के जितने भी संसाधन हैं उनको सार्वजनिक स्वामित्व वाले साम्यवादी शासन की स्थापना में बेसिकली अब करनी है, ये था मेन। 11वां, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी अडॉप्ट 1990 के अंदर शॉक थेरेपी, ठीक है। 12वां, किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़ी गणराज्य रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इसने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की कि हम अब समाप्ति की घोषणा की, तो यल्तसिन, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में? लीडरशिप कौन था? यल्तसिन, मतलब नेता था ऐसा मान लीजिए। कौन 3 बड़े गणराज्य? रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। 13वां, बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन, जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही बर्लिन दीवार गिराई गई तो ये जो चीज है
जर्मनी का एकीकरण हो गया, इंटीग्रेशन बाई 2 खेमे बटा हुआ 1 हो गया, और साम्यवादी खेमे की होगी समाप्ति, ठीक है ना। तो यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट कैंप। अगला है, निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी सक्सीसर घोषित किया गया? उसके बाद में तो आपको पता है रशिया जो है सक्सीसर घोषित किया गया था रशिया को। निम्न में से बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक के थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के थे। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन वॉज हेल्ड इन यूरोपियन पार्लियामेंट, अगर पूछे तो जून 1979 को पहला संसद चुनाव हुआ। एफडीआई का फुल फॉर्म आपके सामने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, डॉलर, पॉइंट, रुपया, ध्यान रखना यूरोपीय संघ की जो मुद्रा पूछे तो यूरो चलती थी, ठीक है ना, जैसे अपना रुपया चलता है। नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया था, आपको पता है कब? 2002 में, जनवरी 2021। आसियान की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1967 में आसियान की स्थापना। 22वां, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता कब ली? जनवरी 1973 कर लेना भाई इसको, ठीक है। सी आंसर है जनवरी 1973, इसका आंसर हो जाएगा। चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई? यानी कि ये तो अपन क्लास छोटी 10th में ही पढ़ते हैं। चाइनाज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था आपके अक्टूबर 1949 को, ठीक है, अक्टूबर 1949 को। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की जब मुक्ति हुई तब चीनी का, तो अपन पढ़ा ना माओ, ठीक है ना, बिल्कुल माओ के बारे में पढ़ा था। 25 ARF का पूरा नाम आपके सामने है आसियान रीजनल फॉर्म, ठीक है। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का बना। बांग्लादेश आपको पता ही 1971 में लड़ाई हुई थी जब पाकिस्तान का ये पूर्वी हिस्सा। और निम्न में से किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो वो सन 2002 में हुए थे, ठीक है। और सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क लोकेटेड, तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, तो कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक है ना, बी इज करेक्ट आंसर। 29, निम्न में से कौन कौन से देश दक्षिण एशिया में सम्मिलित नहीं है? दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बिल्कुल सब है, लेकिन अमेरिका और रशिया नहीं है, सीधी सी बात है। एशिया में तो एशिया का हिस्सा ही नहीं है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या हुआ? समझ तो गए होंगे, बांग्लादेश नाम का देश बना 1971 में, बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश का उदय हुआ। और निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य, मतलब सार्क का सदस्य नहीं पूछा है? तो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मॉरिशस नहीं है, ठीक है ना। कौन सा नहीं है? मॉरिशस नहीं है। 32वां, भारत और पाकिस्तान 1960 में किसकी मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अपन ने इस क्वेश्चन को कल भी एक छोटी सी चीज में लिया था, विश्व बैंक की मदद से। मीडिएटर कौन था? विश्व बैंक। दक्षिण एशिया के किस देश ने सन 1968 तक सल्तनत शासन 1968 तक सल्तनत शासन रहा? तो वो था मालदीव में, ठीक है ना। कहां पर? मालदीव में। 34, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है? यानी कि हम अगर देखें तो इनमें चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया नहीं है, बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, बिल्कुल है। तो मतलब ऐसे टुकड़े में क्वेश्चन आते हैं पूछते हुए। मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी आदेशात्मक शासन प्रणाली, यानी प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान वर्ष 1988 में लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में कायम हुई? तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना, बिल्कुल बेनजीर भुट्टो के। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी, समझ तो गए होंगे, तो सिंधु नदी। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे भी पूछे। 38वां, भारत ने किस देश के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि हस्ताक्षर किए? तो वह था सोवियत संघ के साथ में, है ना, विद द सोवियत यूनियन। और गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से किस संधि, भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि बात चले गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में किस संधि पर? तो वो थी फरक्का संधि, ठीक है ना। किस निम्न संधि प्रस्ताव तो फरक्का संधि पर हुए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नमामि गंगे सिंधु नहीं। अगला, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? विच कंट्री, मतलब अपने फोर्स भेजी थी सेंट बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा कब किस कंट्री में भेजी गई? तो श्रीलंका में हमने भेजी थी। पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी मैंने सुना रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, वो भी फर्स्ट पूछा है, तो ट्राइब ली, ठीक है ना, ट्राइब ली है, वेरी इंपॉर्टेंट। 42वां, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है ना,
इसका स्थापना वर्ष क्या माना जाता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो स्टेब्लिश इन द ईयर कब माना जाता है? 1957 में। ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन सी संयुक्त एजेंसी बच्चों के कल्याण से संबंधित है? बच्चों के कल्याण से पूछे तो यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीडी। इसके में वैसे फुल फॉर्म की तो कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, यूनिसेफ वगैरह एक दो फुल फॉर्म वैसे अपने पहले कर रखी है। तो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ए या बी में से ध्यान रखना, बच्चों के लिए यूनिसेफ है, यूनिसेफ। ठीक है ना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। आप फुल फॉर्म से भी समझ जाओगे, यहाँ पर बाल है, ये चिल्ड्रन है। ठीक है ना। अगला 44 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये तो अपन ने पहले भी ले लिया। ठीक है। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदान, मतलब यूएन का जो लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर अगर कोई है तो वो कौन है? यूएसए। ठीक है ना, अमेरिका। 47 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थांट कहाँ के निवासी थे? जो संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि ये जितने भी महासचिव या फिर उनके सचिव है उनको जरूर ध्यान रखना है कि यू थांट कहाँ के थे? ये ब्रह्मा के रहने वाले थे, निवासी। 48 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अपने बहुत गजब तरीके से पढ़ा था, मात्र 2 साल होता है। ठीक है ना, 2 साल होता है। 49 सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्न में से कौन कौन से मानदंड सही है? मतलब अगर आपको सुरक्षा परिषद की स्थायी हो चाहे अस्थायी, उसके लिए कुछ शर्तें बातें हैं। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, आज़ादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। सारी बातें सही है। अगर आपसे पूछे कि कोई देश जो परमानेंट या नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स है ना, कंडीशन है, वो ये है। ये लो 50 अर्षा तक ग्लोबल वार्मिंग का मुख्यतया क्या कारण है? वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बिल्कुल यही कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है भाई। ठीक है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। 51 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताओ। सबसे बड़ा हाईएस्ट, अगर यूनाइटेड अमेरिकन लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गन, वो है ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है ना, ह्यूमन राइट वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 52 प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात झगड़ों के निपटारे हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय अगर आपको कोई झगड़े मिटने तो लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई? संयुक्त राष्ट्र जब बना था उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी? तो वो भी लीग ऑफ नेशन इसका आंसर है। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद, वो तो आपको पता है सेक्रेटरी जनरल होता है, हाईएस्ट फंक्शनरी पोस्ट है ये महासचिव की। 1 जून 2018 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसके द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है? तो वो सोवियत संघ बोल दो चाहे रशिया बोल दो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, अस्त्र नियंत्रण का अर्थ है, यानी कि आर्म्स कंट्रोल का अगर अपन अर्थ या मीनिंग देखें तो एक ये हथियारों का निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश, वही कहा जाता है कि बस आपको रेगुलेट्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ या फिर डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, मतलब हमें वेपन्स या हथियारों पर क्या करना है, उसका निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश है। ना तो आप निर्माण कर सकते हो और ना ही उनको हासिल करने पर अंकुश, उसे बोलते हैं अस्त्र नियंत्रण। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अप्रोध डिटरेंस कहा जाता है। ठीक है ना, अप्रोध या डिटरेंस कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सीधे फिल द ब्लैंक्स आते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, ये अपने एक टेबल बनाई थी जब नोट्स बनाए थे, ये किस सन में हुई थी? तो 1968 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, गठबंधन, निशस्त्रीकरण या आत्मसमर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। और ये 60वां, गठबंधन का क्या अर्थ होता है भाई? जो अपना अलायंस होता है, इस अलायंस का मेन मीनिंग क्या है? कि राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, सैन्य हमले में स्थिति निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको, सेकंड या थर्ड, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना, मतलब आपस में बातचीत करना, गठबंधन करना, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर, उसे कोalition बोलते हैं। 61वां, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है, यानी कौन सा जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, अवरोध, डिटरेंस कर लेना भाई इसको, डिटरेंस है ना, ये गलती रह गई है। जो पहले अपन डिटरेंस किया था ना,
यहाँ फिल इन ब्लैंक्स किया होगा देखो यहाँ पर था, शायद वहाँ तो कर दिया, हाँ ये रहा डिटरेंस। यहाँ की स्पेलिंग ये जो है थोड़ी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, डिटरेंस हो जाएगा, ये स्पेलिंग देख लेना आप। डिटरेंस का मतलब होता है अपरोध। तो ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल सही है, ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। और ये हो गया कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर इज एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण संधि को क्यों चुना? क्योंकि ये देश क्या थे, परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है ना, इसलिए मेन कारण यही था। 65 वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक नुकसान निम्नलिखित में से किस देश को उठाना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में? तो अपने उस टाइम पे पढ़ा था मालदीव को, क्योंकि वो बर्फीली जगह है। क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर कब किए गए? पिछले सेशन में शायद रखा था अपने 1997, ठीक है। जैविक हथियार संधि पर देश से ज्यादा देशों पर मतलब संधि पर हस्ताक्षर किए 68 है ये, यानी मोर देन देश कंट्रीज साइंड बट बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी, तो उसके अंदर लगभग 155 जो है कंट्री ने सिग्नेचर किए। और विश्वास बहाली की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे को किस बात का आश्वासन देते हैं? तो ध्यान रखने, हमले की योजना नहीं बनाने का आश्वासन, ठीक है ना, यानी कि एन अश्योरेंस नॉट टू प्लान एन अटैक, इसका आश्वासन एक दूसरे को हर कोई देता है। 70वां खाली जगह है, परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या कम की। फिर है पूरे समुदाय के संदर्भ में साझी संपदा का उदाहरण, चारागाह, मैदान, नदी, उपयोग सभी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, पूरे समुदाय के ऊपर अगर बात करें तो सारे के सारे एग्जाम्पल उसमें आ जाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साझी संपदा के उदाहरण मतलब ये साझी संपदा। एजेंडा 21 द्वारा सिफारिश की गई थी। एजेंडा 21 में क्या सिफारिश की गई थी कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वो एजेंडा 21 में, उसी में मतलब 21 की जो सिफारिश थी वो इसी सम्मेलन में बात हुई थी, जो अपना अर्थ का पृथ्वी का सबसे पहला शिखर सम्मेलन था पर्यावरण को लेके। निम्नलिखित में से किसने साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत उभर कर सामने आया? किससे, ऐसा कौन सा सिद्धांत था? तो वो एक ही था, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता या रियो अर्थ समिट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है ना, यानी ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, एक तो वहीं याद हो गया। तो उसका हेडिंग क्या थी? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब है हमारा मतलब साझा भविष्य, एक ही बात है, आवर कॉमन फ्यूचर। 75 देवस्थानों को राजस्थान में तो अपने पिछले सेशन पढ़ लिया था, और झारखंड में कहते हैं जहेरा थान या सरना, ठीक है ना, राजस्थान में कहते हैं केकड़ी ओरान, जो अपने पिछले में पढ़ लिया था। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2002, 15, 16 में, ठीक है ना, 2016 के अंदर भारत ने पेरिस जलवायु। 77 यह ग्लोबल कॉमन्स का उदाहरण नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन। इनमें से 4 में से कौन सा है जो ग्लोबल कॉमन्स का वो नहीं? तो वो है अमेजियन वर्षा वन। बाकी अंटार्कटिका, ओशन और आउटर स्पेस, ये तो सब अपने ग्लोबल कॉमन्स में देखे थे, वो एग्जाम्पल था, बट फर्स्ट नहीं है, ठीक है। 78 संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता तथा इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं? तो बताओ वो कौन सी रिपोर्ट है जो ये जानकारी देती है? तो है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्यों भाई, क्या कारण था? पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया था, जहाज रानी उद्योग और इसमें संबंधित कामकाज खत्म हो गए थे, पानी में नमक की सांद्रता बढ़ने से पैदावार कम हो गई, उपयुक्त सभी के सभी जो हैं बिल्कुल सही है। 80 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कब हुआ? तो वो हुआ 1987 में। 81 और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता का मुख्य विषय क्या है अभी भी? तो वो ग्लोबल वार्मिंग बना हुआ है, बहुत बड़ा वैश्विक तापवृद्धि बना हुआ है, ठीक है ना। 82 भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है भाई? क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत छूट दी गई। द कंट्री ऑफ विच द क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन वाज हेल्ड, यानी क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है जापान, ठीक है। 84 विश्व की साझी विरासत के बारे में कौन से कथन जो है सही है? ट्रू फॉल्स पढ़ लेना कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, बिल्कुल सही है।
विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, और विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिण गोलार्ध से कहीं ज़्यादा चिंतित, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। तीनों बातें ठीक है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जहाँ से कोई MCQ जाए तो आप कर सकते हो। अगला लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक, ये जो पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, रोम का क्लब, द क्लब ऑफ रोम ने पढ़ा था ना उस टाइम पर, बिल्कुल। वैश्वीकरण एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, धारणा है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है, राज्य के कार्यों में कमी, सांस्कृतिक समरूपता। तो ध्यान रखना, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव राज्य के कार्यों में कमी होगी, सीधी सी रिडक्शन होगा वर्क में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई, कानून व्यवस्था के संबंध में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने के संबंध, बिल्कुल ये वैश्वीकरण के मामले में ये जो है इसमें वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनना है। वैश्वीकरण में सबसे अगर दिया तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास हुआ है, बिल्कुल 90। वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है, तो इकोनॉमिकली, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला, सॉरी उसको इंडस्ट्रियल को, तो इंडस्ट्री में जितना पैसा आता है इस वजह से इकोनॉमिकली थोड़ा डाइवर्ट, एक दूसरे देश में कोई गरीब बन गया तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा वाला बन गया। वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारण है प्रौद्योगिकी में तरक्की और विश्व में पारस्परिक जुड़ाव, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों अपने पिछले क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा, किस चीज़ का, तो कुछ सीमा तक तो वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा, लेकिन लोगों की आवाजाही का जो है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, मूवमेंट ऑफ पीपल। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, ठीक है ना। जो मैकडोनाल्डीकरण है वो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब अपन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उस प्रभाव में हमेशा इफेक्ट डालता है, जो अपन ने चैप्टर बाद बात की थी। आर्थिक वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है व्यापार में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, जनमत के विभाजन में वृद्धि, बिल्कुल। आर्थिक वैश्वीकरण में जनमत का जो विभाजन है ना वो तगड़ा हो रहा है, भाई गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, वो सब डिफरेंस तो कहलाता ही है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है ना। 96 टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच किसकी क्रांति कर दिखाई, तो विचार की या संचार, कम्युनिकेशन की, तो बिल्कुल संचार की। 97 क्या है, औपनिवेशिक दौरे में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर तथा बने बनाए सामानों का कंज्यूमर यानी आयातक बन गया है, ठीक है ना। 98 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की थी, वित्तीय संकट से उभरने के लिए, आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर, बिल्कुल दोनों बातें सही है, ठीक है ना। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। 99 देखो, वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण तत्व प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी है मेन, तो जो अपन ने शायद पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन लिया था, और ये 100 शतक पूरा। वैश्वीकरण का विरोध कौन नहीं करता, वर्ल्ड सोशल फोरम, इंडियन नेशनल फोरम और बहुराष्ट्रीय निगम, यानी कि मल्टीनेशनल जो निगम या कॉरपोरेशन है वो जो वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता। और ये 2-3 क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में, जिस भी क्लास के सेशन में ये गलतियां रह गई थी वो ठीक कर लेना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था, ये दोनों स्टेट जब बने थे वो 1987 में दोनों स्टेट बने थे। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम ये बने थे 1972 में, नो डाउट कोई छोटी मोटी गलतियां रह जाती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953, ये ध्यान रखना, बाकी कोई गलतियां नहीं, छोटी मोटी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप कमेंट कर दिया करो, वो उस कमेंट को नेक्स्ट पार्ट में जो भी पार्ट होगा उसमें अपन ऐड कर देंगे। तो लगभग 100 के करीब या 100 से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रह जाते हैं, इनकी ढंग से आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़बरदस्त आपके फायदा होने वाला है, ठीक है। ओके।